बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स के बारे में। ये पढ़ते हैं कि हीट जो है क्या असर रखता है कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स के ऊपर। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे ऑन द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल की जो कार्बोनेट्स हैं, अल्कली मेटल्स की जो कार्बोनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है टूवर्ड्स द हीट। दे आर वेरी स्टेबल टूवर्ड्स द हीट। अल्कली मेटल के ज़्यादातर कार्बोनेट्स वो हीट के जानिब काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है। उनको हाई टेम्परेचर भी अगर प्रोवाइड करे, काफ़ी ज़्यादा हीट भी अगर प्रोवाइड करे तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे। लेकिन इन्हीं कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल में से एक का नाम है लिथियम कार्बोनेट, जो हीट की जानिब काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और इसीलिए जब उसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो आपने ज़हन में रखना है कि ज़्यादातर कार्बोनेट्स ऑफ द अल्कली मेटल आर वेरी स्टेबल टूवर्ड्स द हीट। आप उसको काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करो, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करो, फिर भी वो डिकम्पोज नहीं होंगे। लेकिन इसी कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल में से एक का नाम है लिथियम कार्बोनेट, जो हीट की जानिब जो टूवर्ड्स द हीट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और हीट प्रोवाइड करने पर ही वो क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे दो चीज़ों के अंदर। एक हमारे पास है लिथियम ऑक्साइड, दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं ये हमारे पास है लिथियम कार्बोनेट। जब आप लिथियम कार्बोनेट को जो है क्या प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो ऑन प्रोवाइडिंग हीट यही लिथियम कार्बोनेट जो है ब्रेक हो जाता है। किस चीज़ के अंदर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है लिथियम ऑक्साइड के अंदर और दूसरा किस चीज़ के अंदर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद देख सकते हो कि लिथियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल टुवर्ड्स द हीट और हीट प्रोवाइड करने पर ये किस चीज़ के अंदर ब्रेक होता है, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ब्रेक होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि डाउन द ग्रुप 1 में, अल्कली मेटल्स के ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हो, ठीक है, तो इनकी हीट स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाता है। हीट स्टेबिलिटी इनका जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ग्रुप 1 में जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हो, डाउन द ग्रुप मूव करते हो, तो अल्कली मेटल्स की जो कार्बोनेट है उनकी हीट स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे मूव करते हो तो होता क्या है कि इनकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाती है और जितना इनकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाए उतनी ही अमाउंट में इनकी हीट स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल की हीट स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसकी वजह यह है कि इनकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। आपने ज़हन में रखना है कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल ये हीट की टूवर्ड्स स्टेबल है मगर ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर इनको हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें तो ऑन प्रोवाइडिंग हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये किस चीज़ के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, तीन प्रोडक्ट्स के अंदर ये डिकम्पोज होंगे। एक कार्बोनेट्स के अंदर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जो है वाटर वेपर्स के अंदर जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि द बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल आर स्टेबल टुवर्ड्स द हीट बट दे आर नॉट मच स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। देयरफॉर व्हेन वी प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ हीट to them, they decomposes into 3 products: carbonate, carbon dioxide and water vapors. तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम
हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन प्रोवाइडिंग हीट, यही सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ब्रेक होता है किस चीज़ के अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर और वाटर वेपर्स के अंदर जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह अल्कली मेटल्स के बाकी बाइकार्बोनेट भी जब उन्हें हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अंदर क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड करूँ वो ये कि अल्कली मेटल की जो कार्बोनेट है, अल्कली मेटल की जो कार्बोनेट है, इनकी हीट स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। यानी जब आप ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की जानिब आते हो तो अल्कली मेटल्स की जो कार्बोनेट है उनकी हीट स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हो, इनकी पोलराइजिंग पावर इनका इंक्रीज हो जाता है और ड्यू टू द इंक्रीज इन देयर पोलराइजिंग पावर इनकी हीट स्टेबिलिटी भी क्या होंगे, इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और ये था इफेक्टिव हीट ऑन बाइकार्बन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्लेम टेस्ट है। हर मेटल को जब आप बर्न करें इन द एयर तो वो जो है एक करेक्टरिस्टिक कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करता है। उसी करेक्टरिस्टिक कलर्ड फ्लेम को जो है हम यूज़ करके उस मेटल को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लेम टेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी मेटल को आप इन द एयर बर्न करो तो उनके बर्निंग के नतीजे में जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उस फ्लेम का अपना एक करेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। तो आपने ज़हन में रखना है कि मेटल को एयर के अंदर जब हम बर्न करते हैं तो हर मेटल अपना एक करेक्टरिस्टिक कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करता है। उसी करेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम को हम इस्तेमाल करके उस मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं और इस फिनोमिनन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लेम टेस्ट का नाम देते हैं। तो हर मेटल जो है ऑन बर्निंग वो करेक्टरिस्टिक फ्लेम, कलर्ड फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करता है, होता ये है कि हर मेटल जो है उनके इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी लेवल से जब मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल की जानिब तो वो अपना इजाफी एनर्जी जो है इमिट करता है और इसकी इजाफी एनर्जी किसकी शक्ल में होता है, कलर्ड फ्लेम की शक्ल में होता है। और इसी कलर्ड फ्लेम को जो है हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेम टेस्ट में ताकि उस मेटल को क्या करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, मेटल्स ऑन बर्निंग इन द एयर वो कलर्ड फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करता है। दरअसल होता ये है कि मेटल्स के अंदर हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन वो वहाँ से जो है मूव कर जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल की जानिब। जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की और लोअर एनर्जी लेवल की जानिब मूव करता है तो यही इलेक्ट्रॉन अपना इजाफी एनर्जी जो है इमिट करेंगे, वो किसकी शक्ल में, कलर्ड फ्लेम की शक्ल में। इसीलिए जो है वो कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उसको हम इस्तेमाल करके मेटल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, अगर हम देखें लिथियम का, लिथियम को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो लिथियम जो है एक कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और इसकी फ्लेम की कलर क्या है, इसकी फ्लेम की कलर है क्रिम्सन रेड। इसी तरह अगर हम जो है सोडियम की बात करें तो सोडियम भी ऑन बर्निंग एक कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और वो कलर्ड फ्लेम हमारे पास क्या है, येलो कलर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी जो है इसको जब हम बर्न करते हैं तो एक कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करता है और वो कलर्ड फ्लेम क्या है, लालिक है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है रुबिडियम की बात करें तो रुबिडियम को भी जब हम बर्न करते हैं तो एक कलरफुल फ्लेम प्रोड्यूस होता है और वो कलरफुल फ्लेम क्या है, रेड वायलेट है।
और आखिर में हमारे पास सीजियम है। सीजियम को भी अगर आप एयर के अंदर बर्न करो तो ये कलरफुल फ्लेम जनरेट करेगा और वो कलरफुल फ्लेम जो है ब्लू कलर रखता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हर मेटल की जो फ्लेम की कलर है वो डिफरेंट क्यों है। दरअसल रीज़न ये है कि हर मेटल की इलेक्ट्रॉन वो मुख्तलिफ हायर एनर्जी लेवल से मुख्तलिफ लोअर एनर्जी लेवल में आकर ड्रॉप कर जाता है। इसी वजह से जो है वो मुख्तलिफ एनर्जी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और जब हर मेटल की एनर्जी इमिशन मुख्तलिफ हो तो मालूमदार है कि उनकी कलर्ड फ्लेम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, रीज़न उसका क्या है कि हर मेटल की इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ हायर एनर्जी लेवल में होता है और मुख्तलिफ हायर एनर्जी लेवल से वो मुख्तलिफ जो है लोअर एनर्जी लेवल में आकर ड्रॉप कर जाता है। इसी वजह से हर मेटल जो है मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर जाता है और इसीलिए हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं हर मेटल्स के फ्लेम का। ठीक है, तो ये था पूरा जो है फ्लेम टेस्ट के बारे में। सो फ्लेम टेस्ट इज़ अ प्रोसेस जिसके दौरान हम मेटल को बर्न करते हैं इन द एयर और उनके बर्निंग के प्रोसेस के रिजल्ट में जो है एक कलरफुल फ्लेम जनरेट होता है। उसी कलरफुल फ्लेम को हम इस्तेमाल करके उस मेटल को जो है क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक होप आप सबको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ।